हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हियर इज द क्वेश्चन इज a sailor standing on the deck of a ship just sees the light beam from the lighthouse on the shore. If the height of the sailor's eye and the light beam at the lighthouse above the sea level are 9 meter and 25 meter respectively, what is the distance between the sailor and the lighthouse? Now, so यहाँ पर अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग टॉपिक से लिया गया है और लेवलिंग टॉपिक में यहाँ पर ये करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सेलर है जो कि शिप के डेक पर खड़ा है ना, और ये अपनी आई से क्या कर रहा है, जो लाइट बीम है ना, उसे देख रहा है, उसके टॉप पॉइंट को ये देख रहा है ना, किसी ये ऐसे पॉइंट पर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में अपन को दे दिया गया है कि जो सेलर है उसकी जो आई का हाइट है फ्रॉम दी सी लेवल ये 9 मीटर है, और जो लाइट हाउस है ना, जो लाइट बीम है उसका जो हाइट है वो 25 मीटर है। बोल रहा है कि दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है यानी लाइट हाउस और जो सेलर्स है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर देखें तो बेसिकली इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये केस कुछ ऐसे निकल के आता है। रेफरेंस के लिए हम एक लाइन को पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये लेट अस सपोज ये हमारा एक लाइट बीम है, यहाँ पे लाइट बीम कहा गया है, तो ये लाइट बीम हो गया, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, और ये हमारा एक सेलर है ना। तो ये सेलर यहाँ पर हमारी शिप पर है, ये उसका आई लेवल हो गया और ये यहाँ पर खड़ा है। ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस डिस्टेंस के बारे में, तो ये डिस्टेंस लेट अस सपोज कैपिटल डी हो गई। ठीक है। कैपिटल डी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ दी कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा D2 और ये हो जाएगा D1। यहाँ पर इसको हम लोग दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं ना। हमें पता है कि जो कंबाइंड करेक्शन है ना, जो कंबाइंड करेक्शन है वो क्या निकल के आता है 0.0673 डी स्क्वायर है ना। डी यहाँ पर हो जाता है हमारा कि जो हमारा होराइजन है ना, जैसे यहाँ पर जो होराइजन हमारा इस पॉइंट से हमने लिया गया है और यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहां तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारी डी हो जाती है, और सी यहाँ पर हमारा कंबाइंड करेक्शन हो जाता है जो कि इस वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है। हमारे केस में ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1, तो ये हो गया C1। क्लियर है ना। अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है, हमें यहाँ पर D को डिटरमाइन करना है। D यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज अगर मैं D1 की बात करूं तो ये D1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा है ना। तो C1 अपन को क्वेश्चन में गिवन है और C2 भी गिवन है। अगर बात करें C1 की तो C1 हमें यहाँ पर दिया गया है 9 मीटर, और जो C2 है ये हमें 25 मीटर गिवन है, तो ये 25 मीटर हो गया। ठीक है। तो C1 पता है अपन को, D1 डिटरमाइन करना है, ऐसे D2 निकाल लेंगे हम लोग और दोनों को फाइनली ऐड कर देंगे ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें क्या करना है, D1 को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा C1 डिवाइड बाय 0.0673 है ना। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ऐसे करके D1 निकल जाएगा, एज सिमिलर हमारे D2 निकल जाएगा। चल तो हम निकालते हैं D को। D हो जाएगा D1 प्लस का D2। D1 के लिए क्या एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, C1। नाउ देखना C1 क्या हो जाएगा, हमारा 9 मीटर है, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 0.0673 प्लस D2। नाउ D2 के लिए क्या हो जाएगा C2 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 0.0673। सिंपली से सॉल्व कर लेना है, हमें D मिल जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी 30.824 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर हमारा D निकल के आ जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन बी के साथ है ना। ये नियरली ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is which one of the following statement is correct?
नाउ सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे थियोडोलाइट के रिगार्डिंग है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, कुछ फंडामेंटल लाइंस दे रखी है और उनका रिलेशनशिप हमें पूछ रखा है। अगर हम लोग बात करें सारी फंडामेंटल्स लाइंस की तो क्या रिलेशनशिप निकल के आता है, इसको पहले वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक रिलेशनशिप निकल के आती है, द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि हमारी जो प्लेट लेवल की एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट रिलेशनशिप निकल के आती है, द एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो जो एल्टीट्यूड बबल की जो एक्सिस होगी ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट रिलेशनशिप निकल के आती है, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी पैरेलल टू द प्लेट लेवल एक्सिस। तो ये दोनों जो लाइनें हैं ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो नेक्स्ट रिलेशनशिप निकल के आती है, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। और नेक्स्ट रिलेशनशिप निकल के आती है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। नाउ अगर हम लोग इस केस में देखें तो कौन सा यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट निकल के आता है। सो यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ना, वो करेक्टली यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज द एक्सिस ऑफ स्टैंडिंग लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है चेंज पॉइंट इज द पॉइंट डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द लेवल। नाउ सो चेंज पॉइंट बेसिकली वही पॉइंट होता है जो हमें सिग्निफाई करता है शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। सो चेंज पॉइंट ही हमें बताता है कि इस पॉइंट के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लिया, शिफ्ट कर लिया, या इसकी नेक्स्ट पोजीशन को हमने बना लिया। सो चेंज पॉइंट के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट यहाँ गिवन है वो एकदम करेक्ट है। बी पॉइंट दिया हुआ है, फॉर लेवलिंग वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑफ द डंपी लेवल आर प्री रिक्विजिट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम लोग लेवलिंग करने के लिए जाएंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट को हम प्लेस करेंगे तो वहां पर हम सेंटरिंग करेंगे और लेवलिंग करेंगे नहीं। सो यहाँ पर ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी फील्ड पर हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट को हमारे स्टेशन पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे, और ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमारे लेवल के लिए तीन होते हैं। एक तो होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है लेवलिंग और तीसरा होता है फोकसिंग। तो ये तीनों चीज हमें स्टेशन पर करनी होती है, यानी कि स्टेशन बी हमारे यहाँ पर नॉट करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी अगर देखें तो ये कह रहा है बेंचमार्क इज अ पॉइंट हुज रिड्यूस लेवल इज ऑलवेज नोन। तो हाँ, जो बेंचमार्क होता है ये बेसिकली वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता होता है। और डी पॉइंट है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सो यहाँ पर हमें कंटूर के रिगार्डिंग कुछ कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, उसे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। नाउ सो वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्लोज्ड कंटूर लाइन विथ हायर वैल्यू इनसाइड शो अ लिंक। नाउ सो क्लोज कंटूर्स हैं, तो जो कंटूर्स हैं वो क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही हैं, और जो इनकी वैल्यूज हैं वो इनसाइड इंक्रीज करते जा रही है। तो क्या ये लेग को रिप्रेजेंट करती है? नहीं। क्लोज्ड कंटूर इनसाइड जब वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है तो ये किसी हील को रिप्रेजेंट करती है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो हाँ, कंटूर बेसिकली वही इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेम एलिवेटेड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर करेक्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अगर देखें, क्लोजली स्पेस कंटूर इंडिकेट द स्टीप स्लोप। तो इन द केस ऑफ द स्टीप स्लोप जो कंटूर्स है वो पास पास आ जाती है, क्लोजली स्पेस जो ये हो जाती है। तो पॉइंट नंबर थर्ड भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट 4 कह रहा है कंटूर लाइन कैन क्रॉस ईच अदर इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो जो कोई भी दो कंटूर्स अलग अलग एलिवेशंस की कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट द इन द केस ऑफ द ओवरहैंगिंग क्लिफ।
तो ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है, यानी पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पॉइंट नंबर फर्स्ट को छोड़कर बाकी जितने पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following survey employed एलिडेट। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वो कौन सा सर्वे है जिसमें एलिडेट को हम लोग यूज करते हैं। सो जो एलिडेट है बेसिकली ये प्लेन टेबल सर्वे की एक प्लेन टेबल जो है उसकी एक एसेसरीज निकल के आती है। सो यहाँ पर जो एलिडेट है वो हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे जो एलिडेट है ये एसोसिएटेड हो जाता है हमारा प्लेन टेबल सर्वे के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है? इन सर्वेइंग ऑपरेशन द वर्ड रिसिप्रोकल कैन बी एसोसिएटेड विद। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वेइंग में जो रिसिप्रोकल वर्ड है वो कौन कौन से वर्ड्स में हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना? तो कौन से ऑपरेशन में से यूज किया जाता है? तो पॉइंट 1 है रेंजिंग, पॉइंट 2 है लेवलिंग, पॉइंट 3 है कंटूरिंग। तो हम यहाँ पर रिसिप्रोकल रेंजिंग भी करते हैं, हम यहाँ पर रिसिप्रोकल लेवलिंग भी करते हैं, है ना? बट रिसिप्रोकल कंटूरिंग नाम का कोई चीज नहीं होता, यानी कि यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमारे करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question is which of the following sites will be applicable for the change point? Now so जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो चेंज पॉइंट है बेसिकली वो सिग्निफाई करता है शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चेंज पॉइंट होगा उस पॉइंट पर हम कौन कौन से रीडिंग्स लेते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग से लिया गया है। नाउ चेंज पॉइंट पर बेसिकली हम लोग दो रीडिंग लेते हैं, प्रीवियस सेटअप की सबसे लास्ट रीडिंग और नेक्स्ट सेटअप की सबसे पहली रीडिंग। सो किसी भी सेटअप की जो सबसे लास्ट रीडिंग होती है उसे हम लोग यहाँ पर फोर साइड रीडिंग कहते हैं, और किसी भी सेटअप की जो सबसे पहली रीडिंग होती है इसे बैक साइड रीडिंग कहा जाता है। यानी चेंज पॉइंट पर हम लोग प्रीवियस सेटअप की फोर साइड रीडिंग लेते हैं और नेक्स्ट सेटअप की यहाँ पर बैक साइड रीडिंग लेते हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।